आइए आपको सीधे न्यूज रूम लिए चलते हैं। वहां से 60 सेकंड में न्यूज आपको बताएंगे मेरे दो साथी विवेक और राजेंद्र देव। धन्यवाद दीपा। जैसे ही कोरोना के नए वेरिएंट की आहट मिली है, केंद्र सरकार सक्रिय हो गई है, अलर्ट मोड पर आ गई है और आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक बुला ली। देश में एक बार फिर से कोरोना अपने पैर पसार रहा है। भारत के विभिन्न राज्यों में कोरोना केस में उछाल देखने को मिल रहा है। कोविड-19 संक्रमण के नए वेरिएंट JN1 की केरल में पुष्टि होने के बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। बढ़ती ठंड के बीच कोरोना फिर से सिर उठा रहा है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया कोरोना के ताजा हालातों पर सभी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। देश में 24 घंटे के अंदर कोरोना संक्रमण के 288 नए मामले सामने आए, जिसमें से केरल में सबसे ज्यादा 115 और महाराष्ट्र में 35 नए मरीज मिले हैं। केरल में कोरोना वायरस के बढ़ते मामले और नए वेरिएंट को लेकर उत्तर प्रदेश में भी अलर्ट जारी किया गया है। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से कोरोना गाइडलाइन पालन करने की अपील की है। राज्य सरकारों को अस्पताल में कोरोना से संबंधित जरूरी प्रबंध करने के निर्देश जारी हुए हैं। आइसोलेशन वार्ड, ऑक्सीजन बेड, ICU और वेंटिलेटर की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए अस्पतालों में मॉक ड्रिल किया जा रहा है। संसद सुरक्षा सेन मामले में एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक आरोपी मनोरंजन डी ने मैसूर में बैठकर संसद में घुसने का प्लान बनाया था। संसद में घुसपैठ के सवाल पर शीतकालीन सत्र ठप है। 141 विपक्षी सांसदों को सदन से निलंबित कर दिया गया। विपक्ष मामले में गृह मंत्री अमित शाह के जवाब की मांग पर अड़ा है। इधर आरोपियों को लेकर कुछ अहम जानकारी हाथ लगी है। जानकारी के मुताबिक मैसूर में बैठकर संसद में घुसपैठ को अंजाम दिया गया। सूत्रों के मुताबिक संसद में घुसपैठ मामले में पूछताछ में आरोपी मनोरंजन डी ने एक बड़ा खुलासा किया है। मनोरंजन ने बताया कि मैसूर में सभी आरोपी आपस में मिले थे। 6 महीने पहले मैसूर में पार्लियामेंट में घुसपैठ का प्लान बनाया गया। सभी आरोपियों को मैसूर बुलाने के लिए रेल टिकट का पैसा भी मनोरंजन डी ने ही दिया। सूत्रों के मुताबिक ये भी जानकारी मिली है कि सभी आरोपी 6 अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप में थे। कुछ व्हाट्सएप ग्रुप के नाम भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद के नाम पर रखे गए थे। जांच टीम आरोपियों को मोबाइल सिम रिन्यू करवा रही है, जिससे डेटा रिकवर किया जा सके। दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम कोलकाता में मुख्य साजिशकर्ता ललित झा के बारे में जानकारी जुटाने में लगी है। मध्य प्रदेश विधानसभा में नेहरू की तस्वीर को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। वहां पर अब नेहरू जी की जगह संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दिखाई देंगे। मध्य प्रदेश में विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन बड़ा विवाद खड़ा हो गया। विधानसभा से अध्यक्ष की आसंदी के ठीक पीछे लगी देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर हटाने पर सियासत शुरू हो गई। विधानसभा से नेहरू की तस्वीर हटाकर बाबा साहेब अंबेडकर की तस्वीर लगाने पर कांग्रेस ने इसे नेहरू का अपमान बताया है। हटाने से किसी की विचारधारा को आप खत्म नहीं कर सकते, नेहरू के विचारों को खत्म नहीं कर सकते। अब जो इनकी सोच है वो परिलक्षित हो रही है और जो एक नाजीवाद हिटलरशाही की जो सोच है वो उनकी विचारधारा तस्वीरों में बदलने में लगी है। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी इतिहास मिटाने की कोशिश कर रही है, तो वहीं बीजेपी कांग्रेस को दलित विरोधी बता रही है। फोटो इसको विवाद का विषय बनाना ठीक नहीं है। सत्र के पहले दिन ही तस्वीर बदलने पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच खींचतान का माहौल देखने को मिला। कांग्रेस ने दोबारा से विधानसभा में पंडित नेहरू की तस्वीर लगाने की मांग की और ऐसा न होने पर कांग्रेस विधायकों ने खुद नेहरू की तस्वीर लगाने की चेतावनी दी है। तो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कल दिल्ली में पार्टी अध्यक्ष से मिलने के बाद वापस भोपाल लौट गए, लेकिन शिवराज सिंह चौहान को लेकर जो सस्पेंस बना है वो अभी खत्म नहीं हुआ है। शिवराज सिंह चौहान कल दिल्ली में थे, जहां उन्होंने पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। जब से उनके दिल्ली दौरे की खबरें आई, उनको दी जाने वाली नई जिम्मेदारी को लेकर तरह तरह के कयास लगाए जाने लगे। मुलाकात के बाद शिवराज सिंह चौहान ने अपनी नई जिम्मेदारी भी बता दी। अगले काम के बारे में भी उन्होंने मुझसे चर्चा की है। हाल में विकसित भारत संकल्प यात्रा में मेरे कार्यक्रम बनेंगे, उनमें मैं जाऊंगा ही और बाकी अध्यक्ष जी जैसा तय करेंगे। मध्य प्रदेश में हाल के चुनाव में बीजेपी को प्रचंड जीत मिली, लेकिन शिवराज की कुर्सी छिन गई। शिवराज भले मुंह से कुछ न कहें, लेकिन उनके दिल का दर्द कई मौकों पर बाहर आया है। एक बात मैं बड़ी विनम्रता के साथ कहता हूं
कि अपने लिए कुछ मांगने जाने से बेहतर मैं मरना समझूंगा, वो मेरा काम नहीं है। और इसलिए मैंने कहा था मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा। चाय वाले प्रधानमंत्री के बाद चाय वाला मुख्यमंत्री। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा गज रहे अवतार देखिए। राजस्थान के सीएम भजन लाल शर्मा नए रोल में दिख रहे हैं। सड़क किनारे चाय दुकान पर चाय में स्वाद लाते भजन लाल शर्मा का ये वीडियो दौसा का है। पिछले दिनों अपने दौसा दौरे के दौरान भजन लाल अचानक इस चाय की दुकान पर पहुंचे और चाय तो पी ही साथ ही चाय बनाई भी। कुल्हड़ के हाथ लगाया, कुल्हड़ से उठाया और इसे बोला कि इसमें चाय बनाओ, ठीक से पीऊंगा मैं तो। चाय दुकानदार मुंशी तो सीएम के दुकान पर आने से इतना खुश हैं कि इसे भगवान राम के शबरी प्रसंग से जोड़ रहे हैं। शबरी के पास भगवान आए थे, राम आए थे स्वयं वो झूपड़ी में, इसलिए हमारे विभाग बढ़िया थे जी। आज सीएम के दर्शन हो गए, हमको यही कहना चाहता हूँ। भजन लाल शर्मा की छवि पार्टी के एक साधारण नेता की तरह ही है, इसलिए जब उन्हें राजस्थान के सीएम की तरह चुना गया तो हर कोई हैरान रह गया था। एक बार फिर उसी तरह भजन लाल शर्मा ने खुद को चाय वाला सीएम बताकर हैरान कर दिया। मध्य प्रदेश के नए सीएम मुख्यमंत्री बनने के बाद मोहन यादव प्रदेश में जिले जिले घूमकर वो जनता को इस बात का भरोसा दिला रहे हैं कि उनकी सारी समस्या सुनी जाएगी, उन्हें कुछ नहीं होगा, सारे परेशानियों का हल होगा। लेकिन छिंदवाड़ा में उनके साथ जो हुआ वो किसी ने सोचा नहीं था। और लालू मेरा का मिलता है वो तो डाले नहीं सर, मेरा इसको बिगाड़ा तो बिगाड़ी, आप तो पहले बात ही बिगाड़ी, आप कैसे बैठ गए? किसान की बात सुनते ही पूरे सभा स्थल से लोगों की हंसी छूट गई। खुद सीएम मोहन यादव भी हंस पड़े, क्योंकि एक किसान से उन्हें इस तरह का जवाब मिलेगा ये उन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी। सीएम ने छिंदवाड़ा की जनता को भरोसा दिया कि उन्हें अपने कामों के लिए पटवारी के आगे पीछे घूमने की जरूरत नहीं होगी। करेगा पटवारी लापरवाही करेगा तो कलेक्टर साहब आप ध्यान रखना, आप पे भी कार्रवाई करूंगा और जो संबंधित है उस पे भी कार्रवाई करूंगा। इस मौके पर मोहन यादव ने लाउड स्पीकर को लेकर कमलनाथ के बयान पर जवाब देते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उसी का पालन हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय किया है कि अगर हमको एक निश्चित समय सीमा के अंदर और एक निश्चित आवाज पे ही ये लाउड स्पीकर का उपयोग करना चाहिए, तो उसमें गलत क्या है। दरअसल सरकार बनते ही मोहन यादव ने आदेश दिया है कि मंदिर मस्जिद पर तेज आवाज में बजने वाले लाउड स्पीकर बंद किए जाएंगे। आइए आगे बढ़े, बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा दें। महाराष्ट्र से इस वक्त मिल रही है। महाराष्ट्र के यवतमाल से एक खबर है, 4 लोगों की हत्या यहां पर हुई है। बड़ी खबर। अब एक लोग कौन है, क्या कैसे, कौन इसके पीछे है, इसको लेकर जांच की जाएगी। महाराष्ट्र के यवतमाल से बड़ी खबर है, 4 लोगों की हत्या यहां पर हुई है। युवक ने परिवार में 4 की हत्या की, पत्नी, 2 साले और ससुर की हत्या की है। ये बड़ी खबर इस वक्त। और प्राथमिक जानकारी के अनुसार पति को पत्नी के चरित्र पर शक था, ये बात निकल के सामने आ रही है, जिस वजह से उसने अपनी पत्नी और 2 साले साथ में ससुर की हत्या की, सास को भी मारने की कोशिश की। आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बड़ी खबर इस पूरे मामले में, अपडेट आपके सामने है। कहा यह जा रहा है कि उसको अपनी पत्नी पर शक था, जिस वजह से उसने इस वारदात को अंजाम दिया। के ससुर की भी हत्या की है, 2 साले और अपनी पत्नी को मौत के घाट उतारा। आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, उससे पूछताछ अब की जाएगी। महाराष्ट्र से इस वक्त की बड़ी खबर, यवतमाल से ये बड़ी जानकारी है, 4 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया है। आपको मालूम है कि पिछले कुछ दिनों से खासकर संसद में की सुरक्षा में चूक के बाद से विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है और अब तक 141 सांसदों को विपक्ष के सस्पेंड किया जा चुका है। इसी को लेकर जो विपक्षी गठबंधन है इंडिया ब्लॉक, वो 22 तारीख को पूरे देश में विरोध प्रदर्शन करेगा। और आज कांग्रेस की पार्लियामेंट्री जो पार्टी है उसकी मीटिंग बुलाई गई है और उसमें भी इसी बात पर चर्चा होगी। ये क्या उचित है सदन में कि आसन तक नजदीक आप आ जाए, आसन के ऊपर तक चल जाए। संसद में 19 दिसंबर को भी वही हुआ जो 18 दिसंबर को हुआ था। पहले विपक्षी सांसदों ने हंगामा किया, फिर सदन की कार्यवाही चले, इसके लिए लोकसभा अध्यक्ष ने एक्शन लिया। किसी भी माननीय सदस्य के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करना चाहता, लेकिन सदन नियमों से चलेगा, प्रयास से प्रयास। ये क्या उचित है सदन में कि आसन तक नजदीक आप आ जाए। लोकसभा अध्यक्ष ने 49 विपक्षी सांसदों को सदन से निलंबित कर दिया।
यानी संसद के शीतकालीन सत्र में अब तक लोकसभा और राज्यसभा के 141 सदस्य निलंबित हो चुके हैं। सबसे पहले 14 दिसंबर को लोकसभा के 13 और राज्यसभा के 1 सांसद को निलंबित किया गया। 18 दिसंबर को लोकसभा के 33 और राज्यसभा के 45 सांसदों को निलंबित किया गया। 19 दिसंबर को लोकसभा के 49 सांसदों को निलंबित किया गया। कुल मिलाकर 95 लोकसभा और 46 राज्यसभा सांसद अब तक निलंबित हो चुके हैं। विपक्षी सांसदों के खिलाफ इस एक्शन को लेकर विपक्ष सरकार पर तानाशाही का आरोप लगा रहा है। इस देश में पुलिस राज बनाने की जो नींव रखी जा रही है कि बगैर विपक्ष के आप ऐसे विधेयक पास करने जा रहे हैं जिससे सारे मानव अधिकारों का हनन होगा, तो सुनते ही नहीं है जी। तो फिर करें क्या वहाँ बैठ के? हम लोगों के मसले उठाएं, लोगों की बात करें, होता नहीं है। इससे बेहतर है घर जाएं। इट्स अ मॉकरी ऑफ डेमोक्रेसी कि नापदंड क्या है, क्या सोचकर आप नाप रहे हैं कि इनको डिसमिस करना है, इनको नहीं। सांसदों के निलंबन के खिलाफ विपक्षी गठबंधन ने 22 दिसंबर को देश भर में प्रदर्शन का ऐलान किया है। वहीं आज सोनिया गांधी की मौजूदगी में सुबह 9:30 बजे कांग्रेस संसदीय दल की बैठक होगी। बैठक में सांसदों के निलंबन पर चर्चा होगी। विपक्ष संसद की सुरक्षा में सेंध वाले मुद्दे पर सदन में गृह मंत्री के बयान की मांग कर रहा है। इसे लेकर लगातार हंगामा हो रहा है। 141 सांसदों के निलंबन के बाद लोकसभा में विपक्ष के 102 और राज्यसभा में विपक्ष के 94 सांसद बचे हैं। विपक्ष सांसदों पर हुई इस कार्रवाई के खिलाफ विपक्षी नेता सोशल मीडिया पर सवाल उठा रहे हैं। निलंबित सांसदों ने सदन भवन परिसर में प्रदर्शन किया। विपक्ष निलंबन की इस कार्रवाई को एक तरफा बता रहा है। जिस तरीके से लोगों को, संसद सदस्यों को निलंबित किया जा रहा है, उसके बाद लगता ही नहीं है कि उसके विपक्ष का कोई औचित्य रह गया इनके दिमाग में। इतने ऊंचे पैमाने पर आजाद भारत में कभी सांसदों का निष्कासन नहीं हुआ। ये तानाशाही से भरा हुआ फैसला। अब ये किस मुंह से लोकतंत्र का मंदिर कहेंगे जब विपक्ष को इस तरीके से बाहर कर देंगे? ये शुरुआत है अपनी मन मानी चीजें करने की। विपक्ष संसद की सुरक्षा में सेंध के मामले में गृह मंत्री का जवाब चाहता है। सरकार ने अब तक अपनी तरफ से इस मुद्दे पर कुछ नहीं कहा। विपक्षी सांसदों के निलंबन पर बीजेपी ये जरूर कह रही है कि संसद में हंगामा करने वालों पर एक्शन सही है। और ये कोई लोकतंत्र को, मतलब लोकतंत्र के खिलाफ ये निर्णय नहीं है, लोकतंत्र को मजबूत करने वाला निर्णय है। लोकतंत्र का मतलब है कि चर्चा करो। हाउस में आपको लोगों ने चुनकर दे दिया है, हाउस में अपनी चर्चा करनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू पार्लियामेंट रूल्स करना चाहिए काम, वो नहीं करते हैं तो निकल सस्पेंड किया, तो इसमें कोई गलत बात तो नहीं है, सही है। इस हंगामे और एक्शन के बीच राज्यसभा में नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली लॉज बिल 2023 पास हो गया। वहीं लोकसभा में भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य संहिता पर चर्चा हुई। इन 3 बिलों पर आज गृह मंत्री अमित शाह लोकसभा में जवाब दे सकते हैं। तो संसद में सुरक्षा चूक और सांसदों के निलंबन के मामले को लेकर आज भी सदन में हंगामे के पूरे आसार हैं। इस पर लगातार हमारी नजर है। आइए आगे बढ़ते हैं, आपको दिखाते हैं 2 मिनट में देश की तमाम बड़ी खबरें। आज पीएम मोदी से मुलाकात करेंगी ममता बनर्जी। सुबह 11 बजे संसद में होगी मुलाकात। पश्चिम बंगाल के लंबित फंड के मुद्दे पर होगी बात। संसद की सुरक्षा में लापरवाही पर आज भी हंगामे के आसार। लापरवाही मामले में संसद में हंगामा कर सकता है विपक्ष। कांग्रेस संसदीय दल की बैठक आज सुबह 9:30 बजे संसद भवन में होगी बैठक। कांग्रेस संसदीय दल की नेता सोनिया गांधी भी रहेंगी मौजूद। दिल्ली में विपक्षी गठबंधन इंडिया की बैठक। सांसदों के निलंबन का मुद्दा उठा। लोकतंत्र को बचाने के लिए सबको मिलकर लड़ने पर बनी सहमति। सांसदों के निलंबन पर 22 दिसंबर को होगा प्रदर्शन। बैठक में सीट शेयरिंग को लेकर भी हुई चर्चा। सीटों को लेकर पहले समझौता करने की होगी कोशिश। समझौता न होने पर गठबंधन के लोग मिलकर लेंगे फैसला। विपक्षी गठबंधन की बैठक में उठा ईवीएम का मुद्दा। सीताराम येचुरी बोले, प्रस्ताव पारित किया गया है। चुनाव आयोग के सामने उठाएंगे ईवीएम का मुद्दा। बैठक में विपक्षी गठबंधन के पीएम उम्मीदवार को लेकर भी चर्चा। ममता बनर्जी ने पीएम कैंडिडेट के लिए खड़गे का नाम सुझाया। केजरीवाल ने भी किया समर्थन। मध्य प्रदेश विधानसभा से नेहरू का चित्र हटाने का मुद्दा गरमाया। कांग्रेस बोली, पेंटिंग हटाना देश के पहले पीएम का अपमान। इतिहास को मिटाने की हो रही है कोशिश।
आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बने ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क। कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम ने 24 करोड़ 75 लाख में मिचेल स्टार्क को खरीदा। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस को सनराइजर्स हैदराबाद ने 20 करोड़ 50 लाख रुपए में खरीदा। आईपीएल में दूसरे महंगे खिलाड़ी हैं पैट कमिंस। दुबई में वेस्टइंडीज के तेज गेंदबाज अल्जारी जोसेफ को रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने खरीदा। अल्जारी जोसेफ की लगी 11 करोड़ 50 लाख रुपए की बोली। न्यूजीलैंड के बल्लेबाज डेरिल मिचेल को चेन्नई सुपर किंग्स ने खरीदा। आईपीएल नीलामी में 14 करोड़ रुपए में डेरिल मिचेल को अपने साथ जोड़ा। आईपीएल 2024 में समीर रिजवी की एंट्री। चेन्नई सुपर किंग्स ने समीर रिजवी को 8 करोड़ 40 लाख रुपए में खरीदा। यूपी के मेरठ के रहने वाले हैं समीर रिजवी। आगे बढ़ते हुए मैं आपको दिखाऊंगा मजबूत हुआ विपक्षी मोर्चा, सीट शेयरिंग पर चर्चा। दरअसल दिल्ली में हुई इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक में सीट शेयरिंग पर बात आगे बढ़ती हुई दिखी है। गठबंधन में शामिल कई दलों ने 31 दिसंबर तक सीट शेयरिंग पर बात फाइनल करने की मांग रखी। बैठक में तय हुआ कि सीट शेयरिंग पर चर्चा स्टेट लेवल पर होगी। पहले राज्यों के नेता सीट शेयरिंग पर चर्चा करेंगे, वहां बात नहीं बनी तो दिल्ली में बैठक होगी। रिपोर्ट उसी पर बनाइए, आप भी देखिए। चौबीस की चुनौती पर चर्चा के लिए दिल्ली में इंडिया गठबंधन के नेता चौथी बार मिले तो सामने सवाल था कि क्या बैठक में सीट शेयरिंग पर कोई फॉर्मूला निकलेगा। सीट शेयरिंग वाला मुद्दा एजेंडे में सबसे ऊपर था। बैठक में 400 सीटों पर कॉमन कैंडिडेट उतारने के टारगेट पर बात हुई। बैठक में कई दलों ने 31 दिसंबर तक सीट शेयरिंग पर सहमति बनाने पर जोर दिया। तय हुआ कि पहले गठबंधन की पार्टियां स्टेट लेवल पर सीट शेयरिंग की चर्चा करेंगी। स्टेट लेवल पर सीट शेयरिंग में अड़चन आने पर दिल्ली में सीट शेयरिंग पर चर्चा होगी। गठबंधन में शामिल पार्टियों ने जनवरी के दूसरे हफ्ते तक सीट शेयरिंग को अंतिम रूप देने का फैसला किया है। हालांकि सीट शेयरिंग के इस फॉर्मूले को लेकर भी पूरी सहमति नहीं है, क्योंकि महाराष्ट्र को लेकर उद्धव ठाकरे दिल्ली में चर्चा की बात कह रहे हैं तो झारखंड को लेकर हेमंत सोरेन रांची में चर्चा चाहते हैं। सीट शेयरिंग का भी हम मिल के पहले जिस स्टेट में हमारे लोग हैं, पहले वो लोग वहाँ पर एक दूसरे से समझौता करेंगे। अगर कहीं दिक्कत है या कहीं अभी नहीं बन सकता, उसके लिए फिर इंडिया गठबंधन के नेता लोग हैं, उसको डिसाइड करेंगे। दिल्ली या पंजाब का है, वो समस्या को भी किस ढंग से सुलझाना, ये भी बात बाद में तय हो जाएगी। सभी दल बहुत जल्दी टिकट बांट करके मैदान में जाने के लिए तैयार हैं। बहुत जल्दी सीटें डिस्ट्रीब्यूट होंगी और हम सब लोग जनता के बीच में दिखाई देंगे। सीट शेयरिंग स्टेट लेवल, लेकिन हम मिलेंगे नहीं, ये किसने कहा? ये तो पूछ रहा नहीं, मिलेंगे भी और सीट शेयरिंग के लिए भी बातें होंगी। जल्दी हो जाएगी सब कुछ, अब तो फास्ट ट्रैक पे है सब चीज। बैठक में सीट शेयरिंग को लेकर हुई चर्चा का तत्काल असर ये दिखा कि कांग्रेस ने 5 सदस्यों की अलायंस कमेटी बना दी। सीट शेयरिंग के साथ ही इंडिया गठबंधन की बैठक में बीजेपी के खिलाफ एजेंडे पर भी चर्चा हुई कि सनातन और भगवा जैसे मुद्दों के जवाब में कौन से मुद्दों को उठाया जाए। मोदी और बीजेपी विरोध से हटकर इंडिया के पास देश के लिए क्या प्लान है, इस पर भी बात हुई। बैठक में चुनाव अभियान और मैनेजमेंट को लेकर चर्चा हुई। कैंडिडेट फाइनल होने के बाद लोकसभा चुनाव के लिए टोन कैसे सेट किया जाए, इस पर बात हुई कि कहां कितनी रैलियां होंगी, स्टार कैंपेनर कौन होंगे। सूत्रों के मुताबिक जनवरी के आखिरी हफ्ते में इंडिया गठबंधन की रैलियां शुरू हो सकती हैं। देश भर में 10 रैलियां हो सकती हैं। चर्चा है कि गठबंधन की पहली रैली पटना में हो सकती है। सारे देश में कम से कम 8-10 मीटिंग सभी मिलके करने का एक निर्णय हुआ। लोकतंत्र को अगर बचाना है तो हम सब लोग मिलके लड़ना होगा। मीटिंग के अंदर क्या डिसाइड किया गया है सर? अच्छा रहा, अभी शुरू होगा, कैंपेन भी शुरू होगा, सीट शेयरिंग भी होगी, सब होगा। सभी विपक्षी दलों के नेता जुटे थे, लिहाजा संसद से विपक्षी सांसदों के निलंबन पर चर्चा होनी तय थी। तय हुआ कि विपक्षी सांसदों के निलंबन के खिलाफ गठबंधन 22 दिसंबर को देश भर में प्रोटेस्ट करेगा। यानी गठबंधन का पहला शक्ति प्रदर्शन 22 दिसंबर को होगा। बैठक में ईवीएम को लेकर प्रस्ताव पारित किया गया। प्रस्ताव में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए ईवीएम और वीवीपैट को और पारदर्शी बनाने की बात कही गई।
अपनी मांग को लेकर जल्द ही इंडिया गठबंधन के नेता चुनाव आयोग को ज्ञापन सौंपेंगे। कुछ चर्चा हुई मीटिंग में? बिल्कुल चर्चा हुई है, एक प्रस्ताव पारित किया गया, वो हम ECI से उस सवाल को उठाएंगे। विधानसभा चुनाव के दौरान गठबंधन के दलों के बीच तीखी बयानबाजी भी हुई है। ऐसी बयानबाजी से बचने के लिए तय हुआ कि पुरानी बातों को भूलकर आगे बढ़ा जाएगा। साथ ही तय हुआ कि 10 पॉइंट का एजेंडा आगे बनाया जाएगा, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम अलग होगा। कुल मिलाकर बैठक का सार यही रहा कि गठबंधन की पार्टियां सीट शेयरिंग पर फोकस कर रही हैं। फोकस ये है कि पहले सीटें बांट ली जाएं, फिर एजेंडा तय किया जाएगा, फिर गठबंधन की गाड़ी आगे बढ़ेगी। दिल्ली से जयंत कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, ABP न्यूज। देखिए, इंडिया गठबंधन की बैठक में बेशक सीट शेयरिंग पर बात आगे जरूर बढ़ती दिखी, लेकिन गठबंधन का चेहरा होगा कौन, संयोजक कौन होगा, गठबंधन में दूसरे दलों को शामिल करने जैसे मुद्दों पर मतभेद भी वहां पर दिखाई दिए। चौथी बैठक के बाद भी ये साफ नहीं हो पाया कि गठबंधन का चेहरा कौन होगा। दिखाते हैं रिपोर्ट। विपक्षी गठबंधन की चौथी बैठक भी हो गई, लेकिन पता नहीं चला कि गठबंधन का संयोजक कौन होगा। मोदी के खिलाफ गठबंधन का चेहरा कौन होगा। सीट शेयरिंग के दावों के बीच ये वो सवाल हैं जो इंडिया गठबंधन के नेताओं को परेशान कर रहे हैं। दिल्ली में गठबंधन की बैठक से पहले ही पटना में ये पोस्टर लग गए थे। नारा नीतीश को PM बनाने का था, यानी नीतीश जब दिल्ली के गठबंधन की बैठक में पहुंचे, उससे पहले गठबंधन के नेताओं को नीतीश फॉर PM वाला संदेश मिल चुका था। सूत्रों के मुताबिक गठबंधन की बैठक में ममता बनर्जी ने मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आगे किया। अरविंद केजरीवाल ने खड़गे के नाम का समर्थन भी किया, लेकिन गठबंधन में शामिल दूसरी पार्टियों के नेताओं ने इस प्रस्ताव को भाव नहीं दिया। आखिर में खड़गे ने खुद इस प्रस्ताव को डग किया। लगता है कि वो एजेंडा इस मीटिंग के लिए भी नहीं था, और सच कहिए तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को एजेंडा भी नहीं होता। चर्चा अगर होती है, हमसे कहिएगा तो अगर कहीं से भी ये प्रपोजल, जहाँ से भी हो, ये प्रपोजल अगर आया है तो हमको तो सुन के भी अच्छा लगा, और हम तो कहेंगे कि अगर ऐसा होता है देश के लिए बहुत अच्छी बात होगी। कमेटी जो बनेगी ना, सबकी मिला के कमेटी बनेगी, उसमें हो सकता है कि खड़गे जी बने, इस तरह की बात आई है। अभी तक पूरा 100% इस पर कोई मुहर नहीं लगा है। और नीतीश जी ने शायद कहा था कि मैं किसी रेस में नहीं हूँ, मतलब वो अपने आप को किसी कैंडिडेट के रूप में उन्होंने नहीं बताया। पहले सभी लोग जीत के आना है, जीत के लिए क्या करना उसके बारे में हम सोचे। कौन प्राइम मिनिस्टर बनना ये बाद में की बात है। सभी लोग लड़ के हम मेजॉरिटी लाने की कोशिश करेंगे। खड़गे के नाम के गठबंधन में दरार दिखने लगी। सूत्रों के मुताबिक खड़गे के नाम आगे करने पर लालू और नीतीश कुमार नाराज हो गए। चर्चा है कि नाराजगी की वजह से दोनों गठबंधन की बैठक से जल्दी निकले और प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी शामिल नहीं हुए। इंडिया गठबंधन की इस दरार पर बीजेपी तंज कस रही है। बीजेपी नेता खास तौर पर नीतीश कुमार पर निशाना साध रहे हैं। तो वो इलेक्शन जीतने का सवाल ही नहीं है, बाद में क्या करते हैं, तो उनको तो चुन के ही नहीं आएंगे, तो इसमें रिएक्शन देने का सवाल क्या है। फोटो सेशन का चौथा मीटिंग थी। अच्छा फोटो सेशन हुआ, और उसमें सबसे बड़ी बात हुई कि लालू जी और नीतीश जी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी नहीं रहे, बायकट करके निकल गए। अब क्या होगा उस इंडी का, गठबंधन का? वो गठबंधन टोटल फेल है। इनके अपने अलावा और इनके 2-4 लोगों के अलावा कौन है जो ये कार्य कर सकता है? बिहार में कोई बिहारी, इंक्लूडिंग मैं इनकी पार्टी के नेता कार्यकर्ताओं की बात कर रहा हूँ, वो तक नहीं चाहते, और वो तक ये जानते हैं कि भैया इनमें वो क्षमता ही नहीं है। मेरे मुख्यमंत्री हकीकत है भाई थक चुके हैं, अब इनको आराम की जरूरत है। पिछली 3 बैठकों में नीतीश को संयोजक बनाने की चर्चा थी, लेकिन इस बैठक में संयोजक को लेकर चर्चा भी नहीं हुई। खुद नीतीश ने बैठक से पहले ही संयोजक बनने की संभावना से इनकार कर दिया था। दरअसल नीतीश की दिल्ली वाली राजनीति के तार बिहार से जुड़े हैं। नीतीश दिल्ली जाएंगे तो बिहार में तेजस्वी CM बनेंगे, इसलिए RJD नीतीश को आगे कर रही है। वहीं ममता ने खड़गे का नाम आगे कर दिया। खड़गे के नाम को लेकर असमंजस कांग्रेस में भी है। अगर खड़गे PM का फेस होंगे तो राहुल गांधी का क्या होगा? क्या राहुल खड़गे के लिए अपनी दावेदारी छोड़ देंगे? ये सवाल बीजेपी कांग्रेस से पूछ रही है। लाक्षागिरी था ना पांडव के लिए, उसी तरह से ये राहुल जी के लिए लाक्षागिरी है। लाक्षागिरी में राहुल जी अब निकलेंगे कैसे, उसकी योजना। हाल विपक्ष का है, पूरी तरह बिखरे हुए हैं, दिशाहीन है, सिद्धांतहीन है। और जहाँ तक भाजपा का सवाल है, पूरी तरह से फोकस होके राष्ट्र हित में काम कर रही है। पहले ममता जी बता दें कि अगर उनको PM के लिए प्रस्ताव किया तो बंगाल में कांग्रेस को सीटें कितना देंगी?
जिस दिन सीट का सवाल आएगा उस दिन आज जो प्रस्ताव कर रहे हैं फिर वो कांग्रेस को गालियां देंगे। बैठक में विवाद सिर्फ संयोजक पद को लेकर ही नहीं हुआ। चर्चा ये भी रही कि कांग्रेस यूपी में बीएसपी को साथ लाने की कोशिश कर रही है। समाजवादी पार्टी ने दो टूक की संभावना से इनकार कर दिया। समाजवादी पार्टी ने साफ कर दिया है कि वो बीएसपी के साथ नहीं जाएगी। हालांकि बीएसपी नेता भी कांग्रेस के साथ किसी गठबंधन से सीधे सीधे इनकार कर रहे हैं। ये क्षमता, ये पावर, ये निर्णय लेने की डिसीजन हम सब लोग तो मानेंगे ये तो कुमारी बहन मायावती जी के पास है, पर मुझे भी लगता नहीं है कुछ भी जो है ये आपस में जो पहले वाले हैं यही समझ लें आपस में। ये मुझे तो लगता है यही टूट के बिखर जाएंगे, बहुत जल्दी कुछ होना है नहीं। ये सब बातें एक पार्टी के लोग दूसरे पार्टी से मिलते जुलते रहते थे। हम लोगों की व्यक्तिगत मुलाकात होती रहती है भाई। आई ज्वाइंड हिज भारत जोड़ो यात्रा। फिलहाल सीट शेयरिंग पर चर्चा के साथ इंडिया गठबंधन की बैठक तो खत्म हो गई, लेकिन जिस अंदाज में संयोजक, चेहरे और गठबंधन के विस्तार को लेकर आपसी मनमुटाव सामने आ रहा है, उससे साफ है कि गठबंधन में अंदर खाने अभी सब कुछ स्मूथ नहीं है। तो नमस्ते भारत में हमारे साथ इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। कल फिर होगी इसी वक्त आपसे मुलाकात।